Good morning, everyone. So, as you know, we have finished up to question number 6. क्वेश्चन 6 हमने इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लिया था और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं 2000 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो आपका क्वेश्चन 6 था दैट वाज इन द एग्ज़ाम ऑफ 2010. ओके. उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन 7 में दे रखा है अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट to study the magnetic effect of current around a current carrying conductor. तो ऐसी जो एक्टिविटी है ये कई बार रिपीट हो चुकी है कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट उसका स्टडी करना है या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो सेम केस इज़ हियर कि स्टूडेंट परफॉर्म करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी करने के लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड. और कैसे स्टडी करता है? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से, मैग्नेटिक निडल की हेल्प से ही रिपोर्ट्स दैट. अब ये उसके जो 2 दे रखे हैं वो कंक्लूजन्स हैं. तो फर्स्ट है द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास. कितना डिफ्लेक्ट करता है, कितना ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा. इंक्रीजेज व्हेन द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर. तो कंपास जब कंडक्टर से दूर जाता है तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है. फर्स्ट कंक्लूजन. सेकेंड है द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेज व्हेन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड. डिफ्लेक्शन कंपास का, नीडल का डिफ्लेक्शन तब ज़्यादा होता है जब जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है. तो ये तो कंक्लूजन्स उसने लिखे हैं. लेकिन द क्वेश्चन इज़ व्हाट विच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग एंड वाई. इन दोनों में से एक ऑब्जर्वेशन उसका रॉन्ग है और रॉन्ग कौन सा ऑब्जर्वेशन है ये आपको लिखना है और रॉन्ग क्यों है. बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ इन 2 मार्क्स तो दोनों पार्ट्स के आपको आंसर देने हैं. एंड द क्वेश्चन वाज इन द एग्ज़ाम्स ऑफ 2010 एंड 11. तो ये तो आपको आई होप नाउ कि इतना चैप्टर को कवर अप करने के बाद आपको पता होगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ रॉन्ग, उसका रीज़न क्या है. तो सबसे पहले रॉन्ग ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो अगर कंपास निडल या कंपास जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाता है तो उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस आर रिलेशन. अब क्योंकि आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा और रीज़न क्या है आपका, वही फार्मूला जो मैंने आपको कई बार बताया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. ये रिलेशन ये बताता है कि आर इफ़ आर इंक्रीजेज डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेज. तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, आर इंक्रीज़ होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़. ओके. तो अगर जो कपास है, जो निडल है वो दूर जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर से तो क्या होता है, उसकी जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज़ होगी ना कि इंक्रीज़ होगी. तो उसका फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है. और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रॉन्ग होने का रीज़न क्या है वो आई होप कि अब आप रीज़न इसको बता सकते हैं. कैसे बताएंगे, इसी फार्मूले को यूज़ करके. ठीक है. इस फार्मूले को यूज़ करिएगा, इससे आप आंसर लिखेंगे. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर यहाँ पर. और क्वेश्चन 8 आप देख रहे हैं, लिखा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8. और इस क्वेश्चन 8 में आपको विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन अफेक्ट अ मैग्नेट. ठीक है. तो यहाँ कौन सी एक्टिविटी आपको शो करनी है, इसमें आपको शो ये करना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेट को अफेक्ट कर सकता है. एज ए ट्रू. तो रीज़न है यस. कौन सा रीज़न है, क्या है इसमें फिनोमेना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही इसमें फिनोमेना है जिसकी हेल्प से ऐसा होता है. तो आपको पता है कि वही जो आप अभी तक डायग्राम बनाते आ रहे थे, लेकिन ये सिम्बोलिकली जो डायग्राम है ये वाला नहीं बनाना है बल्कि सर्किट डायग्राम बनाना है. तो सपोज दैट ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो करंट की वैल्यू है, जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी. और आपको क्या करना है, इसको सर्किट में लगा कर इस तरह से
और जब इसके आसपास मैग्नेट को रखते हैं तो मैग्नेट, जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है उसको दिखा सकते हैं आप कि मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन कर रहा है। तो यानी कि मैग्नेट कैसे अफेक्ट होता है करंट से। तो जब करंट कैरिंग वायर है, उसका रीज़न क्या होगा, करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो निडल है, जो मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से टच करेंगी, क्रॉस करेंगी, तो उन मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिशन होने की वजह से ये जो मैग्नेट है इस पर इफेक्ट पड़ेगा और ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2014 का क्वेश्चन है। वेटेज के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9th क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर capped in a magnetic field experience force, what is the direction of force acting on the conductor। तो ये भी कई बार आया है 10, 11, 15। तो ये आपने देखा था, एक टॉपिक था आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपने कहाँ पर पढ़ा था, उसकी एक एक्टिविटी दे रखी थी। उस एक्टिविटी में एक मैग्नेट के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था और डायग्राम उसका कुछ इस तरह से था कि स्टैंड था ऐसे, और यहाँ पर एक मैग्नेट थी, उसके बीच में ये करंट कैरिंग कंडक्टर था। इसके ये दोनों एंड्स को यहाँ पे सर्किट डायग्राम के थ्रू इसमें करंट फ्लो कराया गया था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट था। तो लिखा है वाई डज, क्यों ऐसा होता है कि वो उस पर फोर्स लगता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और जो गिवन मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगता है। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की डायरेक्शन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑलरेडी जो डायरेक्शन है करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होती है। ये आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। तो ये डायग्राम है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है आपको। प्रोटॉन नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में है। तो प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन हम कंसीडर भी करते हैं, नेगेटिव की नहीं करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको अब यूज़ करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर सबसे पहले सेट करिए राइट साइड में। उसके बाद आप जो मिडल फिंगर है चार्ज वाली उसको डाउनवर्ड्स लेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको किधर मिल रही है। तो ये आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करके ऐसा डायग्राम बनाना है। तो फोर्स की डायरेक्शन इससे मिलेगी आपको आउटवर्ड्स। ओके, तो यहाँ फोर्स का आंसर आप लिख देंगे आउटवर्ड्स। तो इसमें फ्लेमिंग्स रूल जब भी आप यूज़ करेंगे तो बिना अपने हैंड को यूज़ किए आप उन रूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि कौन सा रूल है आपका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। हाउ विल दिस फोर्स गेट अफेक्टेड ऑन डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर करंट की वैल्यू को डबल कर दें तो ऑब्वियसली फोर्स विल बी डबल। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हर एक चीज़ में जहाँ भी अफेक्ट पूछा जाता है तो वहाँ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने इसके लिए बताया था फार्मूला। ये फार्मूला आपका होता है, तो ये फार्मूला आपका है F इज इक्वल टू आई बी एल, जहाँ I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो अगर आप करंट को डबल करेंगे तो करंट डबल होगा तो फोर्स विल ऑल्सो गेट डबल्ड। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन अगर बदल देते हैं आप तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। रिवर्स करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो सपोज दैट करंट की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ़्ट होती है। फोर्स अगर मान लीजिए आउटवर्ड्स था तो फोर्स इनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी, जैसे करंट की वैल्यू चेंज होती है। तो ये आपका 11th क्वेश्चन का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है। अ स्टूडेंट वाइल स्टडीइंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सारे क्वेश्चन जो है वो फोर्स पे बेस्ड हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है उस पर बेस्ड हैं।
किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है और उसको एक स्टूडेंट ने उसके फोर्स को ऑब्जर्व करा है और फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को इस तरह से लिखा है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इंक्रीजेज एज द करंट इज इंक्रीज्ड। करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर डिक्रीजेज एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड। ये रॉन्ग है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकेंड आपका रॉन्ग है। यहाँ पर इसमें पूछा है विच ऑफ द टू ऑब्जर्वेशंस इज करेक्ट एंड वाई, कौन सी करेक्ट है और क्यों है। तो करेक्ट कौन सी है आपकी, फर्स्ट। क्यों करेक्ट है, तो जहाँ भी क्यों पूछा जाता है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आपको आंसर देना है। ओके, फिर उसके बाद में और हाँ, सेम क्वेश्चन इज़ इन होमवर्क। यही क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है, यही क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। फिर 13 क्वेश्चन है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम एन एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 14-15 में आ चुका है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, नोटबुक में कर रखा है। वही एक्टिविटी जो मैंने अभी बताई थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यू शेप्ड मैग्नेट के बीच में रखा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और फोर्स जो है उसका ऑब्जर्व करना है, वही एक्टिविटी है। कॉपी से आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे यहाँ सॉल्यूशंस में, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एन अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम आयन को कहते हैं। हीलियम एटम जो होता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब निकाल लिया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ कर दिए हैं, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हीलियम आयन जो है आपका एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हीलियम आयन अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है। स्टेटिंग द रिलेवेंट प्रिंसिपल, तो स्टेट करना है प्रिंसिपल यानी कि रूल को। कौन सा रूल आप यूज़ करेंगे, एक्सप्लेन इन विच डायरेक्शन विल दिस अल्फा पार्टिकल मूव। तो फोर्स किधर लग रहा है वो वाला लॉ है, वो वाला फॉर्मूला है, और किधर मूव करेगा उसके लिए फोर्स फाइंड करना है। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो यानी कि जो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किधर चली जाएगी, ऊपर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड में, फोर्स किधर आएगा, तो ये आपको लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, तो फोर्स आएगा इसमें आपका इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको फोर्स को स्ट्रेट रूल को स्ट्रेट भी करना है और फोर्स की डायरेक्शन भी लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ़। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है थोड़ा, कि अगर अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे रहता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा। दूसरा पार्ट है इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही चल रहा है तब कोई फोर्स लगेगा, और अगर वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तब कोई फोर्स लगेगा। ये आपका होमवर्क है क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन भी मैंने किया है इसको पहले, तो इसमें आप अपना माइंड यूज़ करिए कैसे आंसर लिखना है। तीनों पार्ट्स के आंसर आप लिखेंगे, जस्टिफाई का मतलब है आपको विद रीज़न लिखना है, ठीक है। फिर 16 क्वेश्चन है, हाउ डज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन। तो फिर से देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आ जाता है। अब यहाँ फार्मूले बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये आपका फार्मूला फिर से जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था, एक फार्मूला था V = μ0I/2πr। अगर सेंटर पे, ये देखिए ये वाला फार्मूला किस केस के लिए है, ये इस केस के लिए है कि ये आपका सर्कुलर वायर है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, उस सेंटर पे सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला होता है B = μ0I/2r। इसमें 2πr नहीं होता है, 2r होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं आप। नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करती है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आता है तो न्यूमरेटर, तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है 10th क्लास में ही, तो इसका मतलब ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है यहाँ पर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स is equal to n times the magnetic field produced by a current carrying circular coil having a single turn. Explain why.
तो यहाँ पर पता है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था सेंटर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0I/2R थी। तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिसमें n टर्न्स हैं तो उसके लिए यहाँ n और आ जाएगा, B इज इक्वल टू μ0NI/2R इज इक्वल टू n टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n अगर आप स्टार्टिंग में लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा μ0I/2R। तो दोनों बातों का एक ही मतलब है ना, B इज इक्वल टू μ0NI/2R, यानी कि एक ऐसी सर्कुलर कॉइल जिसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, n टर्न्स हैं, तो उस रिलेशन को और कैसे बोल सकते हैं, उसका मतलब ये भी हुआ कि n टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल कॉइल एट द सेंटर। ठीक है, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है यहाँ। तो वी आर फिनिशिंग इट हियर। थैंक यू।